प्यारे बच्चों, इजी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा था राजा, किसान और नगर। इसी के बाकी टॉपिक्स को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। जैसे जैसे राजाओं की शक्तियां बढ़ी, जनपद महाजनपद में बदले, वैसे वैसे राजाओं ने खुद की दैविक स्थिति भी पोष करने की, दिखाने की कोशिश की। अब इसमें सर्वप्रथम हमें सिक्कों से, मूर्तियों से, अभिलेखों से कुषाण कालीन राजाओं की दैविक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि उन्होंने खुद को स्वर्गपुत्र एवं देवपुत्र दिखाने की कोशिश की है। आगे चल के इसी चीज को एक्सपेंड किया है गुप्तकालीन राजाओं ने भी, सातवाहन राजाओं ने भी, जिन्होंने खुद को देवताओं के तुल्य बताया है। दक्षिण भारत में उस समय चेर, चोल एवं पांड्य के रूप में बहुत ही समृद्ध एवं शक्तिशाली राजवंश थे, जिन्हें दक्षिण के सरदार कहा जा सकता है। इनकी सरदारी मुख्य रूप से युद्ध का संचालन के लिए, नेतृत्व के लिए, आपसी विवाद के निपटारे के लिए थी और ये व्यापार एवं युद्धों के द्वारा राजस्व जुटाया करते थे एवं व्यवस्था को उचित करने की कोशिश करते थे। इनके बारे में हमें दक्षिण भारत के ग्रंथ शिलप्पादिकारम आदि से जानकारी मिलती है। देहातों की स्थिति क्या थी? देहात भी अब बदल रहे थे। जनता में राजा की छवि क्या थी? तो जनता में राजा की छवि के विषय में हमें अभिलेखों से बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पंचतंत्र एवं जातक कथाओं से राजा जनता के बारे में क्या सोचती है, इसका पता बड़ी मेहनत से चल ही जाता है। एक कथा में जनता बताती है कि राजा के बढ़े हुए टैक्सों से वो बहुत परेशान है और जंगल में भाग जाना चाहती है। तो राजा को चूंकि लगातार युद्ध करने होते थे, सेना का रखरखाव करना पड़ता था, तो इसलिए वे अपने बढ़ते खर्चों को टैक्स के रूप में वसूला करते थे जनता से। तो एक कहानी में जनता कहती है कि रात में हम डाकुओं की लूट मार से परेशान हैं, दिन में राजा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बढ़ते करों की मांग से। बढ़ते हुए करों की समस्या का समाधान करने के लिए लोगों ने उपज बढ़ाने के तरीके भी सोचने शुरू किए थे और इसके लिए इन लोगों ने कुओं, तालाबों एवं नहरों द्वारा सिंचाई करके खेती को बहुत बढ़ाने की कोशिशें की थी। इसके लिए इन लोगों ने हलों का प्रचलन आम किया था, कुदालों से भी कृषि की जाती थी एवं इस तरह से कुछ किसान बहुत समृद्ध हो गए थे, लेकिन कुछ भूमिहार मजदूर की तरह थे। गांवों में एवं नगरों में एक बड़ा ग्रुप मिलता है भूमि से प्राप्त दान करने वाले लोगों का, दान प्राप्त करने वाले लोगों का। ये भूमि दान अधिकांशतः मिला करता था ब्राह्मणों को, उनके धार्मिक कार्यकलापों के लिए एवं कभी कभी अपने सैन्य अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए, उनको अपने फेवर में करने के लिए भी राजा, सम्राट आदि दान दिया करते थे। भूमि दान के संदर्भ में कुछ अभिलेख मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि भूमि प्राप्त करने वाले के अधिकार क्या हैं और उनका कार्यक्षेत्र कहां से कहां तक है। आगे चलकर जो भूमिपति थे, उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई, वो सामंत इतने ताकतवर हो गए कि उन लोगों ने राजाओं की जगह खुद गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम देखते हैं 600 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक नगर एवं व्यापार की स्थिति। तो नगरों में हम देखते हैं कि जितने भी समृद्ध एवं शक्तिशाली नगर थे, वो सभी के सभी संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे, जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैनी और पुहार आदि।
ये नगर अत्यंत समृद्ध थे और व्यावसायिक, वाणिज्य, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए थे। यहाँ पर लुहार, सुनार, बुनकर, बढ़ई, कुमार आदि शिल्पकार लोग रहा करते थे और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नगर में इन लोगों ने श्रेणियां यानी कि संघ भी बना रखे थे। व्यापार न केवल आंतरिक हुआ करता था, स्थलीय हुआ करता था, बल्कि नदियों और सामुद्रिक मार्गों से भी हुआ करता था। कई सारे विवरण मिले हैं जिससे पता चलता है कि अरब सागर से होकर के व्यापारी पश्चिमी एशिया से लेकर अफ्रीका एवं रोमन साम्राज्य तक पहुंचे हुए थे। वहां से भी व्यापारी समुद्रिक मार्गों से भारत में आया करते थे एवं बंगाल की खाड़ी से हमारा सामुद्रिक व्यापार बढ़ते बढ़ते चीन से लेकर मध्य एशिया तक पहुंच गया था। यही सब कारण थे कि हमारे पास एक समृद्ध एवं विकसित नगरों की श्रृंखला उस समय प्राप्त होती है, जो निश्चित रूप से व्यापार के कारण ही था। सिक्के हमें सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। वे अधिकांशतः चांदी व तांबे के बने हुए मिलते हैं और सोने के सिक्के जिनमें राजा की तस्वीर बनी हुई है वो हमें मिलते हैं सर्वप्रथम कुषाण कालीन राजाओं के। इन्होंने अपने नाम और कहीं कहीं डेट के साथ भी, दिनांक के साथ भी सिक्के ढलवाए थे। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं जो बड़े सुंदर हैं और सोने के हैं, जो उनकी समृद्धि के सूचक हैं। रोमन सिक्के भी मिले हैं जो अधिकांशतः दक्षिण भारत में हैं, जिससे पता चलता है कि रोम का व्यापार, रोम यानी आज का यूरोप का व्यापार दक्षिण भारत में सामुद्रिक रास्ते से बहुत बढ़ा हुआ था और ये दालचीनी, काली मिर्च, अन्य मसाले, हाथी दांत के वस्तुएं, कपड़े आदि लिया दिया करते थे, जिससे दक्षिण भारत के नगर और राज्य बहुत समृद्ध हो गए थे। बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं जिनसे हमें भारत के प्राचीन इतिहास का अच्छा पता चलता है, उसमें पुरातात्विक इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को कुछ परेशानियां भी मिली हैं। उनके साक्ष्य सीमाएं भी हैं। क्या परेशानियां हैं कि समय अंतराल के कारण उनके अक्षर बहुत सारे हल्के हो गए हैं, जो पढ़ने में मुश्किल महसूस होते हैं, अस्पष्ट हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अभिलेख है वो अधिकांशतः राजा के अपने विचार हैं, जिससे हम जनता के जो जानकारियां हम जनता के बारे में चाहते हैं वो हमको बहुत नहीं मिल पाती हैं। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो राजा की प्रशस्तियां हैं, जिसमें राजाओं के ही गुणगान किया गया है, परंतु जनता क्या सोचती है इसके लिए हमें बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो बच्चों, ये हमारे दूसरे पार्ट का बचा हुआ टॉपिक था। आशा है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा।